आज शादी का चौथा दिन था और मेरे कमरे में मेरी 14 साल की दुल्हन बैठी थी। उसका नाम अवनी था। शादी के लाल जोड़े में सजी वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और मासूमियत थी। मैं विहान, एक ऐसा नौजवान जिसकी शादी उसके परिवार वालों ने, खासकर मेरे बड़े भाई आर्यन और भाभी प्रिया ने, उसकी मर्जी के खिलाफ करवाई थी। मैं किसी और को पसंद नहीं करता था, लेकिन मुझे लगता था कि इतनी कम उम्र में शादी करना गलत है। मैंने अपने परिवार को समझाने की बहुत कोशिश की, पर वे नहीं माने। हमारे परिवार का संबंध एक छोटे से गांव से था, जहां बाल विवाह का रिवाज अभी भी था। अवनी मेरी भाभी प्रिया की छोटी बहन थी। उसी रात जब मैं कमरे में आया तो मुझे लगा कि मैं अपनी नाराजगी कैसे जाहिर करूं, ये समझ नहीं आ रहा था। मैंने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला और अंदर चला गया। अवनी, जो अभी तक बैठी हुई थी, मुझे देखकर और भी सहम गई। मैंने उसे आराम से कहा, अवनी, जय श्री कृष्णा। फिर मैं उसके बगल में जाकर बैठ गया। उसकी मासूमियत देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी टीस उठी। एक पल को मन हुआ कि उसे प्यार से समझाऊं, पर मेरे अंदर का गुस्सा उस मासूमियत पर हावी हो गया। मैं उसे अपने परिवार के फैसले का अंजाम दिखाना चाहता था और वो बेचारी सिर्फ इसका मोहरा बन गई थी। मैं अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पा रहा था। जैसे ही मैंने उसके होठों पर हाथ रखा, वो चौंककर एकदम से दूसरी तरफ खिसक गई और बोली, ये क्या बदतमीजी है? मैंने तो सुना था कि शादी की रात पति अपनी पत्नी को तोहफे देता है और फिर बत्ती बंद हो जाती है और सुबह हो जाती है। आप ये सब क्या कर रहे हैं? मुझे उसकी बात सुनकर गुस्सा भी आया और हंसी भी। मैंने कहा, अरे वाह, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। असल खेल तो बत्ती बंद होने के बाद शुरू होता है। मेरी ये बात सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैं उसे और भी डराना चाहता था, लेकिन इस बार मेरा तरीका अलग था। मैंने जानबूझकर कमरे की बत्ती बंद कर दी और उसके पास जाकर बैठ गया। मेरे करीब आने से ही वो डर से कांप रही थी और मैं उसकी इस घबराहट को महसूस करके अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। मेरे शब्द सीधे और धारदार थे, पर मेरे व्यवहार में एक अजीब सी उपेक्षा थी। मैंने उसके कान में धीरे से फुसफुसाया, तैयार हो जाओ, क्योंकि आज से असली खेल शुरू होगा। और याद रखना, ये सब तुम्हें पसंद आए या ना आए, लेकिन ये तुम्हारा नया सच है। मैं उसे और भी सहमा रहा था। अगले दिन सुबह अवनी और भाभी प्रिया साथ में कमरे से बाहर आईं। मां ने नाश्ता बना रखा था, पर आर्यन भाई का मूड बहुत खराब था। वे बार बार अपनी पत्नी प्रिया को देख रहे थे। बेचारे प्रिया तो नजरें चुरा रही थी, जैसे कह रही हो कि इसमें मेरी क्या गलती है। जब भी अवनी मुझे देखती, मैं उसे घूरने लगता और वो घबराकर नजरें झुका लेती। मैं चाहता था कि उसके दिल में मेरे लिए इतना डर बैठ जाए कि वो कभी भी मेरे करीब आने की कोशिश ना करे। मैं तो अपने दिल में बहुत खुश था कि अब ये लड़की मेरे कमरे में नहीं आने वाली। पूरा दिन वो भाभी के कमरे में रही और आर्यन भाई पूरे दिन जले हुए पैर की बिल्ली की तरह चक्कर लगाते रहे। उन्हें अपनी पत्नी के साथ 2 पल भी नसीब नहीं हुए। मैं बड़ा खुश था और अपने कमरे में मजे से घूम रहा था। 4 दिन बाद दोनों बहनों का पग फेरा था। आज हमारी शादी को 6ठा दिन था और हमारे घर पर अवनी के मायके वाले आए हुए थे। आर्यन भाई बहुत तैयार होकर बैठे थे। उन्हें देखकर मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। अवनी मेरे पास बैठी थी। मैंने उसका बाजू पकड़ा और जोर से दबा दिया। उसके कान के पास जाकर कहा, अब तो तुम अपने मायके जा रही हो, लेकिन आओगी तो जाओगी कहाँ? यही मेरे पास ही तो आना पड़ेगा। इस तरह कई दिन बीत गए। आज हम दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों को लेने उनके मायके गए थे। जब हम वापस आए तो मैंने फिर से अवनी को डराया, आज क्या करोगी? कब तक बचोगी मुझसे? आना तो तुम्हें मेरे कमरे में ही है ना? और आज तो तुम वैसे भी बड़ी प्यारी लग रही हो। आज तो मैं सही में तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। लेकिन वो आज बिल्कुल चुपचाप और गुमसुम सी बैठी थी। उसकी चंचलता उस एक रात में ही खत्म हो चुकी थी। वो बार बार मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। अब हम घर पहुंच चुके थे। आर्यन भाई ने भाभी से साफ साफ कह दिया था कि आज चाहे तुम्हारे कमरे का दरवाजा कोई भी खटखटा या तोड़ दे, तुम दरवाजा नहीं खोलोगी। इसलिए भाभी प्रिया अवनी को समझा रही थी, देखो अवनी, इस तरह से नहीं करते। वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। पर अवनी रोने लगी। आपको नहीं पता दीदी, उन्होंने मेरे साथ क्या कुछ किया है। मुझे नहीं जाना उनके कमरे में। मुझे उनसे बहुत डर लगता है। भाभी उसे समझाती रहीं कि शादी के बंधन में पति पत्नी एक जिस्म और एक जान होते हैं, इसमें डरने की कोई बात नहीं। लेकिन अवनी अपनी जिद पर अड़ी रही, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, मुझे पापा के घर भिजवा दीजिए। ये सब सुनकर आर्यन भाई अपने कमरे के दरवाजे के पास हाथ बांधे खड़े प्रिया को घूरे जा रहे थे। मुझे ये सब देखकर खुशी भी हो रही थी, पर अंदर से एक अजीब सी बेचैनी भी थी। मैं ये नहीं जानता था कि मेरा व्यवहार उसे इतना डरा देगा, लेकिन धीरे धीरे मेरा मन बदलने लगा था।
मैं दिन भर उसे घर का काम करते देखता था, उसकी थकी हुई आंखों को नोटिस करता था और उसकी सादगी मुझे प्रभावित करती थी। वो चुपचाप माँ के साथ बैठकर बातें करती, लेकिन जैसे ही मैं आता वो सिमट जाती। ये छोटे छोटे पल मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रहे थे। मैं जो इतना खुश था कि वो मेरे कमरे में नहीं आएगी, अब उसी की कमी खलने लगी थी। बड़ी मुश्किल से भाभी उसे मेरे कमरे तक ले आईं, पर वो कमरे में नहीं आ रही थी। वह बाहर सोफे पर बैठी अपनी उंगलियां मोड़ी जा रही थी। मैं मुस्कुरा रहा था। वो चुपचाप कमरे में आई, मुझसे बात किए बिना उसने अलमारी खोली और वॉशरूम में चली गई। जब वो बाहर आई तो बिल्कुल सादगी में थी। फिर उसने अपना तकिया उठाया और चादर उठाकर बाहर जाने लगी। मैंने उसे रोका, तुम कहाँ जा रही हो? वो बोली, मैं बाहर आंगन में सोऊंगी। मैं बोला, अच्छा ठीक है, ये लाइट बंद कर दो और दरवाज़ा बंद करके जाना। वो जल्दी से मान गई। यहां तक तो सब कुछ ठीक था। वो मुझसे ज्यादा बात नहीं करती थी। उसका ज्यादातर वक्त भाभी और माँ के साथ बीतता था। जब सब सो जाते तो वो आंगन के सोफे पर सो जाती। सुबह सबके उठने से पहले मेरे कमरे में आकर अपना तकिया फेंक देती, पर कमरे के अंदर नहीं आती थी। महीना बीत गया। पापा ने कहा कि पहले आर्यन और प्रिया हनीमून पर जाएंगे। जब वे वापस आएंगे तब विहान और अवनी को भेजेंगे। आर्यन और प्रिया तो बहुत खुश थे, पर अवनी उदास थी। दीदी, आप अभी क्यों जा रही हैं? मुझे भी अपने साथ ले जाइए। मुझे विहान के साथ नहीं जाना। अब अवनी रात को आर्यन भाई के कमरे में सो जाती थी, लेकिन मुझे अब कुछ होने लगा था। शुरू में मैंने पापा और भाई की जबरदस्ती से नाराज होकर ये सब किया था, पर अब मेरा दिल चाहता था कि वो मेरे कमरे में आए, मुझसे बात करे। मेरे जज्बात अब मुझे तंग करने लगे थे, लेकिन जिस तरह मैंने उसे डराया था वो मुझे देखते ही डर जाया करती थी। एक रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि मुझे अवनी से अपने बुरे व्यवहार के लिए माफी मांग लेनी चाहिए और उसे अपने कमरे में लाना चाहिए। मैं भी कब तक उससे यूं दूर रह सकता था। मैं अपने कमरे से बाहर आया और आर्यन भाई के कमरे का दरवाजा खटखटाया। अंदर बिल्कुल खामोशी थी। मैंने खिड़की से झांक कर देखा। वो गहरी नींद में सो रही थी। उसके बालों की लट उसके चेहरे पर बिखरी थी। मुझे लगा, बहुत हो गया, अब अपना गुस्सा खत्म कर लेना चाहिए। मैं भी आर्यन भाई की तरह अपनी शादीशुदा जिंदगी बिताना चाहता था। आर्यन भाई को गए हुए अभी 8 दिन हुए थे और अभी 8 दिन बाद ही उन्हें वापस आना था। मैं चाहता था कि इससे पहले मैं अवनी के साथ दोस्ती कर लूं। मैंने धीरे से अवनी को आवाज दी, लेकिन वो गहरी नींद में थी। मैंने खिड़की के शीशे को खटखटाया। उठो। ये भी डर था कि कहीं मेरी आवाज से माँ पापा न जाग जाएं। बड़ी मुश्किल से उसने आंखें खोलीं और मुझे खिड़की पर देखकर डर से कांपने लगी। क्या है? उसने पूछा। मैंने कहा, ये रोज रोज का ड्रामा क्यों? चलो मेरे कमरे में आओ। पर वो और भी घबराने लगी। मुझे नहीं आना, मैं यहां ठीक हूं। मैंने कहा, पूनम सुनो, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ अब कोई बदतमीजी नहीं करूंगा। बस तुम मेरे साथ मेरे कमरे में आओ। लेकिन वो बार बार नहीं में सिर हिलाने लगी। मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लगा था। मैंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी। अब वो खाने की टेबल पर मेरे साथ बैठती, क्योंकि माँ पापा सामने बैठे होते थे। एक दिन मैंने उससे कहा, मेरी प्लेट में चावल डाल दो। उसने चावल डाल दिए। मैंने अपना पैर उसके पैर के ऊपर रख दिया। वो बुरी तरह से चीखी। सब लोग मेरी तरफ देखने लगे। मैंने भी उस पर एक नजर डाली, पर अपना पैर नहीं हटाया। गुस्से से और जोर से दबा दिया। वो नर्वस होकर खाना भी ठीक से नहीं खा पाई। एक हादसा जो सब कुछ बदल देता है। रात को जब सब आंगन में बैठे थे, अवनी किचन में बर्तन धो रही थी। मैं चुपचाप किचन में आया। इस बार मेरा इरादा उसे डराने का नहीं, बल्कि उससे बात करने का था। मैंने उसके बगल में जाकर देखा कि वो बर्तन धोते धोते कितनी थकी हुई लग रही थी। मैंने उसके कंधे पर धीरे से अपना हाथ रखा। अवनी, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूं। वो बुरी तरह से डरती हुई उछल पड़ी और एक गिलास उसके हाथ से गिरकर टूट गया। वो डर से कांप रही थी। मैंने उसका मुंह अपने हाथ से दबाने की कोशिश की ताकि वो चिल्लाए न, पर वो इतनी डरी हुई थी कि उसने हाथ हटा दिया और मेरी बाहों से निकलकर पीछे हटने की कोशिश करने लगी। मुझसे इतना क्यों भागती हो? मैं तुम्हारा पति हूं, मैंने कहा। वो बोली, विहान मुझे छोड़ो प्लीज। मैंने कहा, आज शराफत से मेरे कमरे में आ जाना। कल आर्यन भाई और भाभी भी वापस आ रहे हैं। फिर तो तुम्हें मेरे साथ हनीमून पर जाना पड़ेगा। वहां क्या करोगी? याद रखना, अगर आज तुम मेरे कमरे में नहीं आई तो कल तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। मेरा इतना कहना था कि वो जोर से चिल्लाने लगी। मैंने जल्दी से उसे छोड़ दिया। माँ और पापा दोनों किचन में आ गए। क्या हुआ? उन्होंने पूछा। वो बोली, कॉकरोच है माँ। माँ ने पूछा, कहाँ है? वो बोली, अभी दीवार पर था, पता नहीं कहाँ गया। मैं समझ गया कि उसने मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए ये सब किया था। मैं गुस्से से अपने कमरे में चला गया। अगले दिन भाभी और भाई आ गए थे।
अब हमारी शादी को 2 महीने हो चुके थे, लेकिन अवनी मेरे काबू में नहीं आ रही थी। सबके सोने के बाद वो आंगन में तकिया रखकर सो जाती थी। मैं कमरे से बाहर आया, उसकी कलाई पकड़ी और कहा, शराफत से कमरे में चलो। वो बोली, मैंने नहीं जाना। अगर आपने जबरदस्ती की तो मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगी। मैंने कहा, ठीक है, शौक से चिल्लाओ। ये कहकर मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और जबरदस्ती उसे कमरे में ले आया। मैंने बत्ती बंद कर दी और उसे बेड तक लाया ही था कि आर्यन भाई के कमरे से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। उन्होंने मां का दरवाजा खटखटाया। मां ने दरवाजा खोला तो वो कहने लगे, प्रिया की तबीयत बहुत खराब है। मां, आकर देखिए उसे क्या हुआ है। बात कुछ ऐसी थी कि मुझे अवनी को छोड़ना पड़ा। वो भी जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। भाभी की उल्टियां नहीं रुक रही थीं, वो बेहाल हो चुकी थीं। मां ने अवनी से कहा, जाओ नींबू पानी बनाकर लाओ। वो नींबू पानी बनाकर लाई और भाभी को पिलाया। फिर हम भाभी को डॉक्टर के पास ले गए। तब मालूम हुआ कि भाभी प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा। यह खुशी की खबर थी, इसलिए मैं भी बहुत खुश था कि मैं चाचा बनूंगा। लेकिन अब हमारा हनीमून कैंसिल हो गया था, क्योंकि घर के सारे काम की जिम्मेदारी अवनी पर आ गई थी। वो भाभी को खाना भी कमरे तक लेकर जाती थी और उनका ख्याल भी रखती थी। वो बेचारी पूरे दिन घर में व्यस्त रहती थी। अब तो मुझे उस पर तरस आने लगा था। इतनी कम उम्र में उस पर इतनी बड़ी जिम्मेदारियां आ गई थीं। मेरा उसके साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं था। मुझे खुद पर भी अफसोस होने लगा था। बेचारी थक जाती थी और उसे सोफे पर सोना पड़ता था। एक दिन मैंने उससे कहा, देखो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा, तुम्हें हाथ तक नहीं लगाऊंगा, लेकिन प्लीज बेड पर आराम से सो जाया करो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। वो बोली, लाइट तो बंद नहीं करोगे? मैंने कहा, नहीं करूंगा, लाइट बंद। उसके बाद से मैं किचन में भी उसके काम में मदद करने लगा। एक दिन मैंने उससे कहा, अवनी मुझसे दोस्ती करोगी? वो बोली, नहीं, मुझे आपसे दोस्ती नहीं करनी, आप अच्छे इंसान नहीं हैं। मैंने कहा, क्यों? मैं क्यों अच्छा इंसान नहीं हूं? अब तो मैं तुम्हारी मदद भी करता हूं। वो कहने लगी, वो तो करते हैं, लेकिन फिर भी मुझे आपसे डर लगता है। मैंने कहा, देखो, अब तुम्हें मुझसे डर नहीं लगेगा, मैं तुम्हारा दोस्त बन जाऊंगा। वो बोली, आप मेरे साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं करेंगे ना? मैंने कहा, नहीं, जब तक तुम नहीं चाहोगी मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। वो मेरी बात मान गई और अब मुझसे बातें करने लगी। अब हम दोनों हंसी मजाक भी कर जाते थे। रात को जब सारे काम से फ्री होती तो मैं उसे बाइक पर बाहर ले जाकर आइसक्रीम भी खिलाता। मैं अब मान चुका था कि अनजाने में मैंने उसके साथ गलत कर दिया था। 9 महीने का वक्त भी बीत गया। भाभी को एक दिन बहुत दर्द उठा। मां की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मुझे और अवनी को भाई भाभी के साथ हॉस्पिटल जाना पड़ा। हम दोनों बहुत उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे कि देखो क्या होता है, बेटा या बेटी। लेकिन जब डॉक्टर बाहर आए तो उन्होंने हमें एक ऐसी खबर सुनाई कि हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वे कहने लगे, मिस्टर आर्यन, आपको बेटा हुआ है, पर हम आपकी पत्नी प्रिया को नहीं बचा पाए। ये सुनना था कि हमें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। आर्यन भाई तो जैसे सांस लेना भूल गए हों, यही हाल अवनी का भी था। वो कहने लगी, डॉक्टर, आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? हम पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। अवनी और भाई की सबसे बुरी हालत थी। पहली बार मैंने भाई को यूं फूट फूट कर रोते हुए देखा था। एक तरफ मैं भाई को संभाल रहा था तो दूसरी तरफ अवनी को। दोनों ही मेरे काबू से बाहर थे। ये खबर जब मैंने पापा को सुनाई तो वे भी परेशान हो गए। माँ पापा दोनों हॉस्पिटल पहुंच गए। अभी तक बच्चा नर्स के पास ही था। माँ आई तो अवनी उनके गले लगकर बहुत रोने लगी। वक्त तो गुजर गया, लेकिन हमारे घर की खुशियां जैसे खत्म हो गई थीं। उस मासूम बच्चे चिंटू को अवनी संभालने लगी। वो एकदम चुप-चुप सी हो गई थी। उसका सारा बचपन पहले की तरह हंसना बोलना जैसे खत्म हो गया था। आर्यन भाई भी बिल्कुल चुप रहने लगे थे। उनसे बात करो तो लगता था कि अभी रो पड़ेंगे। 2 महीने बीत गए थे। मुझे लगता था कि अवनी अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ी हो गई है। रात को जब वो थक हारी बेड पर बैठती, चिंटू रोने लगता। वो उसे चुप करवाने लगती। अब तो मुझे उस पर बहुत तरस आने लगा था। मैंने कहा, अवनी, ऐसा करो, उसे मुझे दे दो, तुम सो जाओ, थोड़ी देर आराम कर लो। उसकी आंखें नींद से भरी रहती थीं। नहीं विहान, चिंटू आपसे चुप नहीं रहेगा, वो मेरे पास ही ज्यादा रहता है। मैंने कहा, नहीं, अब मैं उसे संभालूंगा। इसी तरह 1 साल बीत गया। मैं अवनी के लिए तरसता रहता था, लेकिन वो घर और चिंटू को संभालने में व्यस्त रहती थी। ऐसे में अवनी के मायके में एक और मुसीबत आ गई। उसकी बड़ी बहन मीना, जो विधवा थी और उसके 2 बच्चे थे, उसके ससुराल वालों ने उसे मायके भेज दिया था। हम इसका खर्चा नहीं उठा पाएंगे, उन्होंने कहा था।
इस तरह मेरे घरवाले और अवनी के घरवाले एक साथ इकट्ठा हुए और आर्यन भाई की शादी मीना से करा दी गई। हमने मीना के बच्चों को भी अपना लिया था, ये मेरा ही सुझाव था। अब अवनी मेरे और भी करीब आ गई थी। वो मुझसे प्यार भरी बातें करने लगी थी। अब वो बहुत समझदार हो गई थी और जज्बातों को भी समझने लगी थी। एक दिन हम दोनों का मिलन हुआ और हम दो जिस्म एक जान हो गए। 6 महीने बाद ही अवनी भी प्रेग्नेंट हो गई। मीना बहुत अच्छी थी। आर्यन भाई उसे बहुत खुश रखते थे और उसके दोनों बच्चों को भी बाप का नाम देकर बड़ा कर रहे थे। चिंटू भी अब बड़ा हो रहा था। इस तरह हमारा हंसता खेलता परिवार एक बार फिर से मुस्कुरा उठा। पूरे 9 महीने के बाद अवनी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, जिससे मेरी खुशियां और बढ़ गईं। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? क्या मैंने अवनी के साथ शुरू में जो किया था वो ठीक था? मैं कहाँ 2 बहनों के एक घर में आने से नाराज था और कहाँ इस हादसे के बाद हमें 3 बहनों को अपने घर में लाना पड़ा। मैं अपनी पिछली जिंदगी को याद करता हूं तो बहुत दुख भी होता है और खुशी भी। अगर कुछ बुरा हुआ था तो फिर अच्छा भी हुआ था।